अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा जी, हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट सेट किया गया है। फॉर एग्जांपल, आप शॉप पे जाते हैं, आप शॉपकीपर को कहते हैं जी मुझे 1 kg चीनी चाहिए। अगर आपने मिल्क लेना है तो आप कहते हैं जी मुझे 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। अब कोई ना कोई यूनिट सेट किया गया है। ये मैंने एक डॉट लगाया है। अब इसमें मिलियंस ऑफ एटम है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि एटम कितना स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये इंडिविजिबल होता है। अब इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। जब हमने मास ऑफ एटम को मालूम करना होता है तो उसे हम एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन से हम बाकी एलिमेंट्स का मास मालूम करते हैं। अच्छा, किस स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उसे कंपेयर करते हैं? उसे C12 के साथ, कार्बन के 12वें हिस्से के साथ उसे कंपेयर करते हैं और बाकी एलिमेंट्स का मास मालूम करते हैं। अच्छा, कार्बन के साथ ही क्यों, C12 के साथ ही क्यों? पहले हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया जाता था। अच्छा, हाइड्रोजन को क्यों हटाया गया स्टैंडर्ड यूनिट से? उसकी वजह थी कि हाइड्रोजन एक तो गैस है, दूसरा ये हाईली फ्लेमेबल है। अच्छा जी, C12, हालांकि कार्बन की 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो फिर हमने C12 को क्यों लिया? C13 और C14 को क्यों नहीं लिया? पहली बात कि C12 ये 90% अवेलेबल है, दूसरा ये हाईली स्टेबल है। इस वजह से जब भी हमने किसी एलिमेंट का या एटम का मास मालूम करना होता है तो हम उसे कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं और इसका एक यूनिट है AMU और उसकी ये एक वैल्यू निकाली गई है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -24। अब इस 12वें हिस्से को बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके उसे बैलेंस करके हम उसका मास मालूम कर सकते हैं। रियल में ऐसा नहीं होता, बस ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो अब हमने कंपेयर ऑक्सीजन को किसके साथ करना है? 1 AMU के साथ, और उसकी वैल्यू ये है। तो हमें अब ये कितने मजीद चाहिए बैलेंस करने के लिए? अब ये 16। अब इस तरह हम इसका मास मालूम कर लेंगे। ये होता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। अब हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल फार्मूले को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। अच्छा जी, पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन को बाद में। NaCl लिखा है, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम पे, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसे हम बाद में लिखेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम क्लोरीन को पहले लिख लें और सोडियम को बाद में लिख लें, नहीं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखना है। वैलेंसी ऑन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, वैलेंसी को हमेशा राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे लिखना है। ये सोडियम लिखा है, इसके राइट टॉप कॉर्नर पे मैंने इसकी वैलेंसी लिख दी है। क्लोरीन की भी इसी तरह मैंने राइट टॉप कॉर्नर पे वैलेंसी लिख दी है। वैलेंसी ऑफ ईच आयन ब्रॉट टू लोअर कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज। अब इधर हमने ना क्रॉस एक्सचेंज करना है। मसलन ये इसके टॉप पे है ना, तो इसे हमने दूसरे के बॉटम में लेके चले जाना है और उसकी जो वैलेंसी टॉप पे है उसे दूसरे के बॉटम में लेके आ जाना है। ये कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो अब ये 2 दूसरे की बॉटम में चला गया, इधर 2 आ गया और वो 1 इधर आ गया। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये इसकी ट्रू फॉर्म है। ये एक और मैंने एग्जांपल दी है कि कैल्शियम पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है। तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक दूसरे के बॉटम में चले जाएंगे और ये इसकी कैल्शियम ऑक्साइड ये बन गया इसका फार्मूला। अब आ जाए ये मैंने एक रेडिकल सल्फेट, सल्फेट का क्या है फार्मूला? SO4 - 2। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम पे होती है वैलेंसी +3। अब ये +3 इधर आ गया इसके बॉटम पे और ये 2 एल्यूमिनियम के
बॉटम पे आ गए। इधर भी क्रॉस एक्सचेंज मेथड हमने अप्लाई किया जो हमने इधर किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज मोलेकुलर फार्मूला। Empirical formula, simplest whole number ratio of atom present in a compound। के इसमें क्या होता है, हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है एटम्स की, कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसकी सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास क्या होगी। फॉर एग्जांपल बेंजीन है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। हालांकि एक्चुअल इसके अंदर 6 ही कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन, लेकिन इधर हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात की है तो फिर हमारे पास ये बन गया CH। ग्लूकोज को ले लें, अब ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। अच्छा जी, अब आ जाए मोलेकुलर फार्मूले की तरफ कि मोलेकुलर फार्मूले में क्या होता है। मोलेकुलर फार्मूले में हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चलता है कि उसमें एक्चुअल कितने हैं एटम्स। फॉर एग्जांपल पहले मैंने आपको एग्जांपल दी बेंजीन की, उसका एम्पिरिकल फार्मूला था CH, जबकि उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं C6H6, के कार्बन के भी 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी। ग्लूकोज के अंदर क्या है, पहले आपको बताया कि CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो थी। इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कार्बन के भी 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। अच्छा, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह है मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूले के दरमियान। मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, आगे मैंने n लिख दिया। अब n क्या है ये देखें, n 1 भी हो सकता है, 2 भी, सो ऑन। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन को ले लें C6H6, ये इसका है मोलेकुलर फार्मूला। अगर मैं इसको अब एम्पिरिकल फार्मूला बनाऊं तो ये CH, ये n की जगह मैं 6 लिख सकता हूं। तो अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बस सलाम।